नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना। हिंदी हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आप हिंदी व्याकरण में विराम चिह्न के बारे में जानेंगे। विराम चिह्न का अर्थ होता है बोलते अथवा पढ़ते समय अपनी बात को ठीक से कहने के लिए कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है। रुकने की यह क्रिया व्याकरण की भाषा में विराम चिह्न कहलाती है। इस पाठ में आप 12 विराम चिह्न सीखेंगे। सर्वप्रथम पूर्ण विराम। अब आप ये तो जानते ही हैं कि हिंदी में पूर्ण विराम किस तरह लगाया जाता है। एक खड़ी पाई लगाई जाती है जब हमारा वाक्य पूरा होता है, जैसे कि महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो अपनाया के बाद हमारी बात पूर्णतः समाप्त हो जाती है और इसलिए वहां पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। दूसरा है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम का मतलब है जो पूर्ण नहीं हुआ है, अपूर्ण है, अधूरा है। वाक्य देखिए, महात्मा गांधी ने जीवन में 2 सिद्धांतों को महत्व दिया। एक सत्य, दूसरा असत्य। यहाँ पर महत्व दिया के बाद वाक्य पूरा नहीं हुआ था, उसके आगे भी कुछ था और इसीलिए महत्व दिया के बाद अपूर्ण विराम लगाया गया है। तीसरा है अल्प विराम। अल्प का अर्थ है कम। इस प्रकार इसका नाम ही स्पष्ट करता है कि इस विराम चिह्न का प्रयोग वहां किया जाता है जहां बहुत अल्प यानी कि बहुत कम समय के लिए रुकना हो। उदाहरण देखिए, गांधी जी आपका जीवन अनुकरणीय है। यहाँ पर गांधी जी शब्द के बाद अल्प विराम लगा है। गांधी जी के बाद हम रुकते हैं, हल्की सी सांस लेते हैं और फिर वाक्य पूरा करते हैं। चौथा है अर्ध विराम। यह पूर्ण विराम तथा अल्प विराम के बीच का चिन्ह है। जब पूर्ण विराम से कम तथा अल्प विराम से अधिक रुकना हो तो इस चिह्न का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग 2 स्थितियों में होता है। एक, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों के मध्य जब कोई योजक न हो, या उपवाक्य से पहले ही अल्प विराम हो तो उसे अलग करने के लिए इसका प्रयोग होता है। वाक्य में देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया है। सभी फौजियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। यहाँ पर पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए अगर इसलिए शब्द होता तो यहाँ पर अर्धविराम नहीं लगता, लेकिन इसलिए शब्द नहीं है, इसलिए अर्धविराम का चिह्न लगाकर आगे दूसरा वाक्य जोड़ा गया है। उद्धरण चिह्न। उद्धरण चिह्न 2 प्रकार के होते हैं, इकहरा उद्धरण चिह्न और दोहरा उद्धरण चिह्न। इकहरा उद्धरण चिह्न का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी वस्तु, व्यक्ति, पुस्तक आदि का नाम लिखना हो। यह चिह्न कवि अथवा लेखक के उपनाम को लिखने के लिए भी किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के प्रमुख कवि हैं। निराला सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है। दोहरा उद्धरण चिह्न। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखना हो तब इसका प्रयोग करते हैं। ज्यों का त्यों यानी कि जैसा है
वैसा ही। जैसे नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस। आगे है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। जैसे अमृतसर जाने वाली गाड़ी कितने बजे चलती है? यह तो आप जानते ही हैं कि किसी भी प्रश्न के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। आइए देखते हैं निर्देशक चिन्ह। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए अथवा उदाहरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। या फिर किसी बात के अंदर जब कोई सूची आ रही हो तो उसके पहले भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारे देश को आज अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या की बढ़ोतरी आदि। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि अशिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या की बढ़ोतरी ये एक समस्या का लिस्ट है, एक सूची है, और उससे पहले हमने निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया है। योजक चिन्ह पुनरुक्त शब्द या समस्त पदों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए मोहन ने दिन रात एक कर दिया। यहाँ पर दिन और रात, दिन रात के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। या फिर जैसे कहें, बार बार कहने पर भी तुम्हें क्यों नहीं सुनाई देता, तो बार बार शब्द के बीच में भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। 9वां है कोष्ठक चिन्ह। उदाहरण में देखिए, महेश, फिर कोष्ठक में लिखा है हंसते हुए। अरे यार छोड़ो, बाकी का काम कल हो जाएगा। नाटक में अभिनय प्रदर्शन की सूचना हेतु कोष्ठक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्दों के अर्थ बताने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग होता है। गणित में तीनों प्रकार के कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग विशेष रूप में किया जाता है। 10वां लाघव चिन्ह, जहां पूरा शब्द न लिखकर संक्षिप्त में लिखना हो तो पहले वर्ण के बाद लाघव चिन्ह लगाया जाता है। जैसे पंडित नेहरू, तो पंडित पूरा न लिखकर पहला अक्षर लिखा है और फिर लाघव चिन्ह लगाया गया है। पंडित नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों, 11वें नंबर पर है काकपद या जिसे हंस पद भी कहा जाता है, वह चिन्ह। कौवा तथा हंस चलते हुए भूमि पर ऐसा निशान बनाते हैं। इसी के आधार पर इस चिन्ह का नाम यह पड़ा। ब्रैकेट में आपको जो दिख रहा है चिन्ह, उसका नाम कौवे या हंस के पैर के निशान के ऊपर से बना हुआ है। लिखते हुए यदि कुछ छूट जाए तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज 7वीं कक्षा के सभी नाटक देखने जाएंगे। यहाँ पर लिखते समय छात्र शब्द छूट गया था, तो बाद में काकपद या हंस पद का चिन्ह लगाकर छात्र शब्द लिखकर वाक्य को पूरा किया गया। अब आप ये पढ़ सकते हैं, आज 7वीं कक्षा के सभी छात्र नाटक देखने जाएंगे। 12वें नंबर पर है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। भय, शोक, हर्ष, विस्मय
आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे तुम आ भी गए, तो अरे के बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाया गया है। प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।